बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। आज हम पढ़ेंगे CS614, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 36। लेक्चर नंबर 36 इसका नाम है हमारा कोर्स प्रोजेक्ट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हम अपना प्रोजेक्ट किस तरह से बनाएंगे। ठीक है। इसके लर्निंग गोल्स क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, अप्रोच क्या है, डेटा वेयर हाउस के टारगेट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लाइफ साइकिल स्टडी क्या और फॉर्मेट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स क्या होते हैं। इधर लिखा हुआ है 2 पार्ट्स, यानी प्रोजेक्ट के 2 पार्ट हैं। ठीक है। पार्ट नंबर 1, आउटलाइन गिवन इन फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने कोडिंग की बात की थी। ठीक है। और पार्ट नंबर 2 है ब्रीफली मेंशन्ड इन 33 लेक्चर। लेक्चर 36 में इसके बारे में बात की थी, जिसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं और रिक्वायरमेंट डेफिनेशन आती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, गिव अ हेड स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग द वर्क। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि गिव अ हेड स्टार्ट बाय आइडेंटिफाई द वर्क इन एडवांस। आपको एक हेड स्टार्ट दिया जाएगा। ठीक है। और इसकी अप्रोच क्या है, कंबाइन द बोर्ड, यानी दोनों पाथ को आपने कंबाइन करना है। अब हम पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 1 में क्या है कि कोड द BSN मेथड फॉर फाइंडिंग द सिबलिंग्स एंड डुप्लीकेशन। लेक्चर 20 में एक हमने BSN मेथड के बारे में बताया था। ठीक है। इस मेथड में आप क्या करते थे कि डुप्लीकेशन रिमूव करते थे। पार्ट नंबर 1 में BSN मेथड को हम कोड करना है। कोडिंग करके हमने 2 काम करने हैं। एक हमने पहले अपना डुप्लीकेशन रिमूव करना है, फिर अपने सिबलिंग्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। और सिबलिंग्स आपको पता है कि ऐसे लोग जो आपस में बहन भाई होते हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए हम यूज ऑफ 4GL और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। BSN मेथड को कोड करने के लिए आप 4GL यानी 4th जनरेशन लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलानी है, जैसे C++ होगी, जावा होगी, C# होगी। मस्ट हैव GUI फॉर इनपुट एंड OP यानी आउटपुट। कमांड प्रॉम्प्ट पर ये काम एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपने काम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI इन्वायरमेंट में इनपुट भी GUI सिस्टम से जानी चाहिए। ठीक है। और आउटपुट भी GUI से यानी स्क्रीन पर शो हो। फिर आता है फॉर इनपुट यूज डाटा ऑफ लाहौर कैंपस प्रोवाइडेड एज अ पार्ट ऑफ लैब। जो डाटा इस्तेमाल करना है वो कहाँ से आएगा, जो डाटा लैब के सेशन में दिया गया था, उसमें जो लाहौर कैंपस का डाटा दिया जाएगा वो इस्तेमाल करना है। और फिफ्थ स्टेप है इसमें सबमिट रिपोर्ट प्रोजेक्ट 1। फिर रिजल्ट रिपोर्ट की सूरत में सबमिट करवाना है। फिर इसके बाद आता है पार्ट नंबर 2। इसके अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन लाइफ साइकिल। पार्ट नंबर 2 में क्या करते हैं, इसमें हमने ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। अम, इसमें कोडिंग कोई नहीं है। ठीक है। डिप्लॉयमेंट नहीं है। इसमें डाटा वेयर हाउस डेवलपर लाइफ साइकिल की स्टडी करनी है। इसमें पेपर वर्क इन्वॉल्व होगा। इसमें रॉयल किम्बल्स अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट नहीं है। प्रोजेक्ट की इसमें 3 काम करेंगे। सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी है, और फिर यूजर रिक्वायरमेंट लेनी है, और फिर आपने इन 3 पैरेलल ट्रैक करने हैं। इसके बाद आता है हमारा पार्ट नंबर 2A, जिसके अंदर आता है आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने क्या करना होता है, आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशन में इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले आता है डू अ कंप्लीट डाटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंटेशन लाइफ साइकिल स्टडी एंड डिजाइन एज डिस्कस इन लेक्चर 32 एंड 34। आपने इसके अंदर देखना है कि जिसके लिए डाटा वेयर हाउस का लाइफ साइकिल की स्टडी करनी है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन आपने आइडेंटिफाई करनी है, उसके लिए आपने डाटा वेयर हाउस के लाइफ साइकिल की स्टडी करनी है। Identify a large company organization that is a prime candidate for our data warehouse.
ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उसके लिए एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और लार्ज बिजनेस होना चाहिए। वो बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट बनेगी इस स्टडी में। What is a large company organization? Lot of customers and large number of transactions. पता कैसे चलेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है? ठीक है, यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है और कौन सी राइट कैंडिडेट है। लॉट नंबर ऑफ कस्टमर एंड लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर और उसकी ट्रांजैक्शन भी लार्ज होगी। सबमिट रिपोर्ट 2 गिविंग एंड एक्सप्लेनिंग 4 रीजन फॉर सेलेक्टिंग अ कंपनी। ये स्टेप करने के बाद एक रिपोर्ट ये स्टेप्स करने के बाद एक रिपोर्ट लिखेंगे। ये दूसरी रिपोर्ट होगी। इस रिपोर्ट में आप 4 रीज़न देंगे कि हमने ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों सिलेक्ट की। एक रीज़न हो सकती है कि आप बताएंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर है। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है। तीसरी हो सकती है कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर अर्ली अडॉप्टर। अच्छा, get the company or organization selected approved by the instructor before proceeding ahead। फिर जो ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई की है उसको आपने इंस्ट्रक्टर से अप्रूव करवाना है। जब वो अप्रूव हो जाएगी फिर पार्ट 2 यानी बी की तरफ जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा लार्ज एंड टिपिकली अर्ली अडॉप्टर, यानी ऐसे कौन से 5 बिजनेस है जो लार्ज है और टिपिकली अडॉप्टर है। अडॉप्टर का मतलब क्या है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है अभी जिनके पास डाटा वेयर हाउस नहीं है या जो डाटा वेयर हाउस अडॉप्ट करने में प्रोएक्टिव है। कुछ लोगों के पास डाटा वेयर हाउस एग्जिस्ट करता है जो हम इसके पास भी जा सकते हैं लाइफ साइकिल स्टडी करने के लिए। इसके अंदर से पहले कौन से होंगे? इसके अंदर होगा हमारा फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, टेलीकम्पनी और टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल। अब हम एग्जांपल देते हैं कि डाटा वेयर हाउस टारगेट ऑर्गेनाइजेशन की। फाइनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस के अंदर हमारा यूनियन बैंक आता है, स्टेट ऑफ बैंक आता है। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में हमारा यूफोन आता है, पीटीसीएल आता है, पाक नेट आता है। पाक नेट वो होता है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे हमारी पीआईए होगी और गवर्नमेंट में हमारी नादरा होगी। ये हमारी एग्जांपल्स थी। इसके बाद आता है हमारा लाइफ साइकिल स्टडी के अंदर पार्ट 2। इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करनी है? प्रोजेक्ट प्लानिंग। बाय नाउ यू ऑलरेडी नाउ द कंपनी, यानी ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई कर ली है, इसमें टीम्स बनानी है। प्रिपेयर अ क्वेश्चनर एट लीस्ट 5 नॉन ट्रिवियल 15 नॉन ट्रिवियल क्वेश्चनर बनाने हैं जिसमें लोगों का रोल आइडेंटिफाई करना है, यानी सवाल किसने पूछने हैं, क्यों पूछने हैं, जवाब किसने देखने हैं और क्यों देखने हैं। इसमें 15 क्वेश्चन हो और नॉन ट्रिवियल क्वेश्चन हो। आइडेंटिफाई एंड कॉन्टेक्ट अ की पर्सन हु विल हेल्प यू। एक शख्स आइडेंटिफाई करना है जो इस ऑर्गेनाइजेशन में होगा। वो शख्स आपकी मदद भी करेगा और वो की पर्सन हो। और ये सब मास्टर जमा करना है और रिपोर्ट बनानी है और उसको सबमिट करवाना। रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट 3 होगी। फिर आता है हमारा यूज़र रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, यानी यूज़र से मिले, उससे रिक्वायरमेंट लें और तैयारी के साथ मिले। सबसे पहला इसके अंदर आता है कलेक्ट आंसर टू क्वेश्चंस। इनसे सवाल पूछें और सवालों के जवाब ऊपर लिखें। गेट अ कॉपी ऑफ सैंपल इनपुट, इनसे इनपुट की सैंपल लें। गेट अ कॉपी ऑफ सैंपल आउटपुट, आउटपुट की सैंपल लें, यानी आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आउटपुट कैसी होनी चाहिए। कंपाइल रिपोर्ट ऑफ इंटरव्यू, यानी रिपोर्ट कंपाइल करें इंटरव्यू की। आइडेंटिफाई बिजनेस प्रोसेसेस, बिजनेस
कि प्रोसेसेस आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई मेजर ऑफ सक्सेस, सक्सेस के बेंचमार्क आइडेंटिफाई करें, ठीक है। और काम को डॉक्यूमेंट कर लें और रिपोर्ट बनानी है जो आपकी रिपोर्ट नंबर 4 होगी और उसको आपने सबमिट करवा देना है। जब आपने यूजर से रिक्वायरमेंट ले ली उसके बाद आपके 3 ट्रैक आते हैं, यानी 3 ट्रैक पैरेलल में चलना है। एक ट्रैक हमारा है डू अ टेक्निकल ट्रैक स्टडी एंड सबमिट रिपोर्ट फाइल, यानी एक टेक्निकल ट्रैक होता है, इसमें काफ़ी डिटेल्स होती है, इसकी कवरेज करनी है और रिपोर्ट सबमिट करवानी है और वो रिपोर्ट 5 होगी। दूसरा ट्रैक हमारा होता है डाटा ट्रैक, डू अ डाटा ट्रैक डिज़ाइन एंड सबमिट रिपोर्ट। डाटा ट्रैक है फिजिकल डिज़ाइन के लिए इशू थे, यानी फिजिकल रेफरेंस से कंपनी के बारे में क्या पता चलेगा, स्टेजिंग के रेफरेंस से क्या पता चले, डाटा मॉडलिंग या डीएम के रेफरेंस से क्या पता चले, फिर रिपोर्ट बनानी और सबमिट करवानी और रिपोर्ट 6 होगी। डू एन एनालिटिक ट्रैक स्टडी एंड सबमिट रिपोर्ट। अब जो तीसरी है वो हमारी एनालिटिकल ट्रैक है। एनालिटिकल ट्रैक इसकी स्टडी करनी है कि इसके 2 हिस्से हैं, एक एक एनालिटिकल स्पेसिफिकेशन और दूसरा एनालिटिकल डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट का कोई काम नहीं है, इसके अंदर क्या करना है, रिपोर्ट बनानी है, उसका स्टैंडर्ड लिखना है, क्या होना चाहिए, क्या था, फिर रिपोर्ट 7 सबमिट करवा देनी है। अब अबाउट रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए। ईच रिपोर्ट A4 पेज साइज एंड नॉट मोर देन 5 पेज एक्सक्लूडिंग डायग्राम्स एंड टेबल्स। रिपोर्ट में पेज का साइज A4 हो और 5 से ज़्यादा टेक्स्ट ना होना चाहिए, जिसके अंदर डायग्राम और टेबल्स एक्सक्लूड होंगे। 12 पीटी टाइम न्यू रोमन्स फॉन्ट। 12 पीटी का टाइम न्यू रोमन्स इस्तेमाल करना है, ये आपको पता है फॉन्ट वगैरह का। सिंगल स्पेस एंड 1 टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट स्पेसिंग। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एक ही स्पेस छोड़नी है और पेज नंबर लिखना है। अब आता है व्हाट इफ यू नॉट आर इंटरटेन्ड, यानी आप कंपनी में जाते हैं और लोग आपसे बात नहीं करते, क्यों? दे आर प्रोस्पेक्टर्स एंड दे आर कस्टमर्स। मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, एक प्रोस्पेक्टर्स और दूसरे कस्टमर्स। Typical 1 of out 10 prospectors is a buyer of customer 10%. जो लोग प्रोस्पेक्टस से कस्टमर में कन्वर्ट होते हैं उसका 10% सक्सेस रेट होता है और 100% से रब्ता करने के बाद 10 लोगों को चीज़ें ये सही सके बेच सकें। There are more prospects you meet and they are not interesting in more close you actually get to the customer. एक शख्स पास गए, वो प्रोस्पेक्ट था, वो कस्टमर नहीं बना। आप दूसरे के पास गए, नाकाम हो गए, तीसरे के पास भी नाकाम हो गए। जितने प्रोस्पेक्ट कस्टमर नहीं बन रहे थे उतने ही आप कस्टमर के करीब होते जा रहे थे और जो कस्टमर बन गए थे, क्विटर्स नेवर विंस एंड विनर्स नेवर क्विट। नाकामी है वो नाकामी नहीं है, वो कामयाबी के करीब होती जाती जा रही होती है। Thomas Edison made 2000 attempts to miss the filament of the light bulb that actually worked. What asked did how they managed 2000 failures. थॉमस एडिसन जिसने बल्ब लाइट की इजाद की थी, थॉमस को ये काम करते करते 2000 दफ़ा नाकामी का सामना हुआ था। उसके बाद 2000 नाकामी के बाद उसने एक ऐसा फिलामेंट बना लिया था जिससे वो बल्ब काम करे। एक शख्स ने उससे पूछा कि आप 2000 दफ़ा फेल होने के बाद आपने इस फेलियर को कैसे कर लिया। उसने कहा कि मैंने 2000 दफ़ा जब काम किया था, जब मैं 2000 दफ़ा
फेल नहीं हुआ था। मैंने वो बल्ब इजाद नहीं किया, वो फिलामेंट इजाद नहीं किया था जिससे बल्ब बन सके। 2000 दफा ट्राई करने के बाद मुझे वो फिलामेंट मिल गया जिससे बल्ब बन सके। उसने कहा कि नॉट गिव अप, यानी कभी गिव अप ना करें। अच्छा, व्हाट इफ यू आर नेवर इंटरटेन्ड? जरूरी नहीं है कि 100% लोग आपको मिल जाए और जो आपकी मदद को तैयार हो जाए। लोग नहीं मिलते, हो सकता है कि इतनी मेहनत ना की, हो सकता है कि एटीट्यूड ठीक ना हो सकता है कि उस शख्स का मूड ही ना अच्छा हो। अब आता है कंटेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है नरेटिव समरी ऑफ रिजल्ट प्रोसीड रिपोर्ट। हमने रिजल्ट बनाते हैं, इनपुट आउटपुट देखनी है, ठीक है। लिस्ट ऑफ कंप्यूटर मॉडल्स प्रोग्राम कोडेड एंड यूटिलाइजेशन। आपने लिस्टिंग करनी है कंप्यूटर मॉडल्स की, प्रोग्राम्स की। रिपोर्ट डिस्प्ले रिजल्ट्स, रिपोर्ट के ऊपर आपने रिजल्ट को मेंशन करना है कि मैंने ये काम किया था तो इसका ये नतीजा आया। सिस्टम यूजेस इंस्ट्रक्शन, सिस्टम कैसे चलेगा आपने इसकी इंस्ट्रक्शन भी देनी है। नरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस एंड टेबल ऑफ अप्रोप्रिएट डाटा, टेबल्स और चार्ट्स बनाने हैं, आपने प्रॉब्लम्स को नरेट करना है इसके अंदर। डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीजन टू बी सपोर्टेड बाय इंफॉर्मेशन प्रोसीड्यूर, डिस्क्रिप्शन ऑफ अच्छा, स्ट्रक्चर चार्ट बनाने हैं, डाटा फ्लो डायग्राम्स बनाने हैं और अदर डायग्राम टू बी डॉक्यूमेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। स्ट्रक्चर चार्ट, डाटा फ्लो और बहुत सारी डायग्राम जैसे जो आपके उसके अंदर होती है, ऊप में होती है, डाटाबेस डायग्राम होती है, वो सब बनानी है जो आपके सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करे। एंड पे आपने रिकमेंडेशन देनी है, यानी आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए था, ये एसक्यूएल की क्वेरी वगैरह यूज करें। अब आता है हमारा प्रोजेक्ट ऑफ फॉर्मेट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा होगा। इसके दो हिस्से होंगे, एक मेन होगा और दूसरा अदर पॉइंट्स होंगे। इसके अंदर हम देखना है कि रिपोर्ट के फ्रंट पेज पे क्या होना चाहिए। मेन में सबसे पहले आता है रिपोर्ट नंबर, यानी रिपोर्ट का नंबर क्या होगा, यानी रिपोर्ट 1 है, 2 है, 3 है। टाइटल ऑफ कोर्स, सेमेस्टर एंड सबमिशन डेट, आपने जैसे टाइटल लिखना है कोर्स का कि क्या आपने कोर्स चूज किया, आपका कौन सा सेमेस्टर था, ठीक है। या आप कोर्स का प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप किस सेमेस्टर में काम करना शुरू किया, 6 था, 7 था, 8 था। अमूमन 7 में शुरू हुआ था, 7 था, ठीक है। सबमिशन डेट, आपने कब इस चीज़ को सबमिट करवाया। नंबर एंड रोल नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट मेंबर्स, ठीक है। जिन लोगों ने कोर्स किया है उस ग्रुप में थे, ठीक है, उनके नाम हो गए, रोल नंबर हो गए, वो सब लिखना है। आपके पास कौन कौन से लोग थे आपके साथ। कैंपस एंड नेम ऑफ सिटी, और आखिर में अपने कैंपस का नाम लिखना है, ठीक है ना। और जहाँ शहर है उसके नाम को आपने अंडरलाइन कर देना है। टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिर आएगा टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कौन से सेक्शन में क्या है और सेक्शन का नाम क्या, जैसे एक बुक के ऊपर बना होता है। 1 पेज एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ ईच रिपोर्ट, फिर आएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद एक एग्जीक्यूटिव समरी देनी है, वो 1 पेज की और इससे ज़्यादा ना हो। Arrange, scan hard copies of all the related material collected and efforts with each report. 8 लिस्ट लगानी है एंड पर, जो मटेरियल की हार्ड कॉपीज मिलेगी उनको स्कैन करके उनकी इमेजेस लगानी है, उन सब चीज़ों का टेबल ऑफ कंटेंट में लिस्ट फिल करना है। At the end of semester, combine all the reports and submit as a single report. सेमेस्टर के एंड पर आपने सारी रिपोर्ट यानी एक रिपोर्ट की शक्ल में सिंगल रिपोर्ट बनाकर जिसकी रिपोर्ट नंबर 1 to 8 होगा वो आपने सबमिट कराना है। अब इसका अदर पार्ट आता है, नो स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ग्रामेटिकल एरर ना हो। मेक
section and number as per contents of the report discussed. सेक्शन होने चाहिए, सेक्शन को नंबर करें. पेज शुड बी नंबर बॉटम सेंटर, पेज की नंबरिंग करें और पेज नंबर सेंटर और बॉटम में होगा. एड एंड इंडेक्स एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट, इंडेक्स बनाए रिपोर्ट के एंड के ऊपर. फाइल नेम RTP नो सेमेस्टर कैंपस रोल नंबर CS60 रिपोर्ट की एक फाइल के फॉर्मेट होगा. ठीक है ना. पता चलेगा कि रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है. इसमें रिपोर्ट का नंबर आएगा. ठीक है, ये इसका फाइल फॉर्मेट है. रिपोर्ट का नंबर आएगा, RPT, सेमेस्टर आएगा, आपका कैंपस का नाम आएगा. और आपने रिपोर्ट के एंड पे ना एक इंडेक्स देनी होती है. एंड ईमेल कॉपी ऑफ रिपोर्ट, आपने एक ईमेल कॉपी बनानी है अपनी रिपोर्ट की. अच्छा, इसके बाद आता है व्हाई शुड कंपनी इंटरटेन यू, यानी जिन कंपनी के पास आप किए हैं वो आपको क्यों अपना टाइम देगी और वो क्यों आपकी मदद करेगी. यू आर स्टूडेंट्स एंड हु विल यू बी आल्सो स्टूडेंट, जिनके पास आप किए हैं वो हो सकता है कि आपसे पहले स्टूडेंट्स हो, यानी आप स्टूडेंट्स हो वो भी स्टूडेंट्स हो. You can do an assessment of the company of the data warehouse potential are no cost. आप उस कंपनी को फ्री ऑफ कॉस्ट एक एनालिस करके दे सकते हैं. और यानी और उस कंपनी को डाटा वेयर हाउस को डेवलप करने का क्या फ़ायदा होगा ये बता सकते हैं. Your report can be form of potential detail assessment at a large stage. ठीक है ना. Since you are not interested in the project, so your analysis will be neutral. इन दो लाइनों का मतलब क्या. अगर आप उन्हें ये बताएं कि अगर आप किसी और से काम करवाएंगे तो हो सकता है कि आपका काम महंगा पड़े. मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना, और जितनी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ वो आपको ना प्रोवाइड करें. आप उनको ये बताएं. फिर आता है इन डाटा वेयर हाउस ऑलरेडी एक्सिस्ट यू कैन डू एन इंडिपेंडेंट ऑडिट. जिस कंपनी में आपसे हो सकता है कि वहाँ डाटा वेयर पहले एग्जिस्ट कर, या आप उसको ऑडिट करके बताएं कि डाटा वेयर हाउस को यूज़ करने से आपको कितना फ़ायदा हुआ है, क्या फ़ायदा नहीं हुआ है. ये था हमारा आज का लेक्चर.